नमस्कार साथियों, जोश IAS-PCS के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा हम आशा करते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग PYQ के सीरीज में हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अभी हम लोग जो है 69 BPSC के PYQ को देख रहे हैं। न केवल देख रहे हैं बल्कि उसको लॉजिक गेस के माध्यम से क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, एलिमिनेशन ट्रिक्स का अप्लाई कैसे करें और जो कुछ एक्सट्रीम वर्ड है उसका यूज करके आप कैसे अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये सीरीज में हम लोग ये सीख रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये अब आपका अंतिम प्रहार है, यानी कि अब जो 72 BPSC होने वाली है उसमें अब आपको जी जान लगा देना है और सभी प्रकार के यानी कि नॉलेज के साथ साथ अब आपको ट्रिक्स, टेक्निक, एलिमिनेशन, लॉजिक गेसिंग, जो PYQ एप्टीट्यूड है उन सभी को आपको एक हथियार के रूप में लेके जाना होगा। और ये प्रीलिम्स अब लास्ट प्रीलिम्स, अभी नहीं तो कभी नहीं। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि अब 120 का आप लोग टारगेट करें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। और जिन साथियों को अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर जाएं, जोश IAS-PCS को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके सभी महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों तक पहुंच जाए समय के साथ। और एक महत्वपूर्ण सूचना साथियों, व्हाट्सएप चैनल पे इसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें और जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि नीचे जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसे आप जा करके बस ज्वाइन कर लेना है आपको। और ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी कोई क्वेरीज हो सकती है रख सकते हैं, आपकी कोई जो समस्याएँ होगी उसको आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ने का आपको एक लाभ तो ये मिल जाएगा कि आप 1-to-1 जो यहाँ पे मेंटोरशिप दिया जा रहा है, लाइव क्लास, वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। शाम में इवनिंग में दिया जाता है, तो इससे आप जुड़ जाएं। और ये हमारा टेलीग्राम है, इसे भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज के सीरीज में हम लोग चलते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में 69 के पेपर को देख रहे हैं और चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज के सीरीज में हम लोग 101 से 150 तक के क्वेश्चन को देखेंगे और कंप्लीट ट्रिक्स टेक्निक के अप्लाई करके ही देखेंगे। नॉलेज के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं और साथ ही साथ अगर ये कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स के साथ हम लोग पास कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये आप लोग कंफर्म रहिए कि इसमें जो भी आंसर आपको बताया जा रहा है BPSC के द्वारा जो वेरीफाइड आंसर की है यानी फाइनल आंसर की है वही आपको बताया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन आयोग जो डिलीट कर देती उसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ से कल हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन देखा था और ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। आज हम लोग 101 से देखेंगे और ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप लोग भी पढ़िए और जो एप्टीट्यूड आपने सीखा है, अगर आपने हमारा 71 BPSC के PYQ को नहीं देखा है तो कृपया कर जाएं, इसे ज़रूर देख लें, तब आपको ये सीरीज आपको काफ़ी और हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए क्या कर रहा है 101 क्वेश्चन, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी चर्चा में रहता है और यहाँ से आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे तो तैयार आप लोग कर ही लिए होंगे। तो इसमें से ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको यहाँ पे सही पूछ रहा है। चलिए आप देखिए, जो क्वेश्चन डिफाइन कर रहा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, वो जनरली स्टेटमेंट सही होता है। जो क्वेश्चन सिंपल हो, छोटा हो, वो जनरली गलत होता है। ये आपका यहाँ पे ये ट्रिक्स आप अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये बिल्कुल डिफाइन कर रहा है, एकदम बड़ा सा है, तो ये हमको लगता है कि ये सही है। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है, नहीं मालूम, आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। ये बिल्कुल सिंपल लाइन है और एकदम आप लोग को ये काफ़ी चर्चा में रहता है। पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो बिल्कुल ऐसा है। काफ़ी इस मुद्दे को लेकर के काफ़ी विवाद भी होता है और चर्चाएं भी होती है कि इस तरह का उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से क्यों किया जाता है। तो ये 3 भी सही है, 3 तो सही है। जिस क्वेश्चन में आपका 3 होगा वो बिल्कुल आंसर होगा। तो 3 इस दोनों में है, यानी कि या तो 3-4 सही है या तो 1-3 सही है। अब चलिए 2 आपका वैसे भी कट गया ऑप्शन से।
संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली, एक तरफ आप कह रहा है कि संसद विधि के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया, दूसरी तरफ कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से, ये एक दूसरे को कंट्रोवर्सी है। तो या तो ये सही है या तो ये 3 सही है और 2 यहाँ पे गलत है। तो चलिए, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो ये PN भगवती तो हम लोग जानते हैं कि किसी और से जुड़ा हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछ भी चुकी है, तो इसका आपका आंसर जो इसमें सही दिख रहा है 1 और 3 दिख रहा है। चलिए, इस तरह से भी अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप सही तक चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 102, भारतीय संविधान ने 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये दिया हुआ है, 3 लाइन दिया हुआ है और आपको इसमें से विचार करना है। और ये देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, गलत पूछ रहा है आपको। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, 4 में से आपको कोई यहाँ पे 2 सही है, कोई 2 गलत है, ये मान के चलना, यानी आपको गलत ही खोजना है। इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये तो आप बहुत ही कॉमन बात है, बहुत सिंपल लाइन है, पॉलिटिका फैक्चुअल लाइन है, तो ये बिल्कुल सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और जो 10 जो था वो पहले से था और 1 जो है लास्ट में जोड़ा गया। तो यहाँ पे 8 की जगह पे 10 होगा, जो देखिए सिंपल लाइन है और गलत है। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। चलिए, इस 3 के आधार पे देखिए कि आपका कौन सा इसमें आंसर होगा। एक तो जिसमें नहीं होगा वो आंसर होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे गलत कह रहा है खोजने के लिए, तो एक वाला तो हटाइए। चलिए, 2 आंसर आपका आ गया, यानी B आंसर होगा या तो C आंसर होगा। चलिए देखिए, एक सही लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल लाइन है। तो देखिए एक कहाँ पे है, एक आपका एक तो चलिए एक गलत है, तो जिस 2 गलत है, तो 2 जिसमें होगा वो आंसर होगा। तो देखिए आपका आंसर ये होगा, यानी कि गलत आपको कह रहा चूज करने के लिए। अगर सही कहता तो आंसर कुछ और हो जाता। और देखिए 4th स्टेटमेंट पढ़िए। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। हो सकता है मे बी ये लाइन सिंपल लग रहा है, डिफाइन कर रहा है, एलोबरेट कर रहा है, तो ये सही है। तो चलिए, और बाकी यहाँ पे 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद यहाँ पे देखिए ओनली 47 दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे अनुच्छेद 48A लगा हुआ है क्लॉज में, ये ध्यान पे रखेंगे। यहाँ पे A नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये अनुच्छेद देने की वजह से ये जो है गलत हो गया। तो आपका जो है ये भी गलत था, क्योंकि यहाँ पे 47 की जगह पे 40A होना चाहिए, 48A। तो आपका आंसर जो है 2 और 3 होगा। चलिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को एग्जाम में हिट करेंगे। चलिए 103 क्वेश्चन, यानी कि 103 नंबर क्वेश्चन। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं, क्या क्या है ये आपको करना है। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। देखिए जब भी इस तरह का जब भी कुछ SC ST के बारे में कुछ पूछे, खासकर STs के बारे में, तो इसमें एक चीज़ जरूर कीजिए, गौर कीजिए कि क्या इसमें ऐसा कोई है लाइन जो लग रहा है कि बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम सा है, या ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो जानते हैं कि इसकी कोई खास संस्कृति होती है ST की, बिल्कुल है। आदिम लक्षणों के संकेत, जो उसके में कुछ जो आदिम जमाने का होता है, प्राचीन जो कोई ऐसा लक्षण होता है जिसका कोई इंडिकेटर होता है, तो ये भी होता है। उसमें पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव भी हम लोग देखते हैं कि होता है, काफ़ी होता है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क, जो संपर्क के संपर्क में अगर नहीं रहेगा तभी तो पिछड़ापन होगा, भौगोलिक अलगाव होगा। अगर ये लाइन होगा तो ऑलरेडी ये लाइन होगा, तो 3 और 4 तो होना ही चाहिए।
3 4 होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे आंसर उपयुक्त तो सभी भी दिया है। अगर आंसर है नहीं तो इस तरह का आंसर क्यों बनाया? अगर वैसा रहता तो ऐसा ऑप्शन बनाता। जब भी 3 4 क्वेश्चन के बाद इस तरह का ऑप्शन दिखे तो मान के चलिए कि ये आंसर है तभी दिया हुआ है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। और जनरली इस तरह से नॉलेज का आप अप्लाई भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस का। इसके लिए बताइए कि आपको विशेष पढ़ने की ज़रूरत है? ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही कॉमन सेंस का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को अधिक सही कर सकते हैं? तो इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करें। 104, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया? तो ये लोग हम लोग जानते हैं कि ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। 105, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद 17। ये बहुत ही बीपीएससी का थीम है, PYQ है, तो ये क्वेश्चन आपको सेकंडों में बनना चाहिए। 106, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? किसके पास है? तो हम लोग अभी देखिए कॉलेजियम सिस्टम वाला क्वेश्चन अभी था, तो और अभी देखिए कि न्यायाधीश का संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो पहले हटा दीजिए, या तो होगा संसद या तो राष्ट्रपति। तो ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो निर्धारित करने का अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान पे रखिए, ये राष्ट्रपति के पास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 107, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो किससे है? तो हम लोग जानते हैं कि ST से जुड़ा हुआ है, अनुसूचित जनजाति से। ऐसे आगे भी पिछले भी क्वेश्चन में आपने देखा था, तो ये अनुसूचित जनजाति, और ये आपका बीपीएससी का थीम भी है, ये ध्यान पे रखेंगे। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति से है, थीम भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 108, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो किस में दिया था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया था। तो ये 108 जो है ये इसका आंसर B होगा, और बिल्कुल PYQ है, तो आपका गलती होना नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची 2 में उनके स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें मैच करना है आपको। तो चलिए इसको मैच करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें हो सकता है। देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी कोई आए ना, तो जो दो कॉमन टाइप का पार्टी रहे या नाम रहे, तो उसमें जो सिंपल पहले जो गठन होता है वो सिंपल कोई नाम होता है, उसके बाद जो कोई चीज़ फॉर्म होता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है। तो जो जिसमें ऐड होगा वो बाद में होगा, कभी भी होगा तो वो बाद में होगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ये तो आपका PYQ है, तो ये तो आपको याद ही होगा, यानी कि B का 3 देखिए कहाँ पे है, एक ही जगह है। देखिए आपका आंसर आ गया B का 3, कम्युनिस्ट पार्टी B का 3 और A का 1, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, और C का बहुजन समाज पार्टी वो 1984। और हम लोग जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का स्थापना बहुत ही रिसेंटली हुआ है, तो 1998। इस तरह से आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया है कि एक तरफ CPI है, एक तरफ CPI मार्क्सवादी है, तो कभी भी मार्क्सवादी होगा तो 1925 के बाद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 110, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो किस भाषा में, मतलब ये ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये मातृभाषा में बोलने का अधिकार देता है? तो आप लोग गेस कीजिए कि कौन सा पहले नहीं होगा। 110 तो न जानते हैं कि ये धन विधेयक से है, तो ये तो नहीं होगा, धन विधेयक से है। पहले छांटिए, या तो आंसर 122 होगा या 120 होगा। तो इसमें आंसर जो होगा ये C, अनुच्छेद 120(1). और देखिए क्लोज यहाँ पे सब क्लोज में 1 है, सब क्लोज में 1 है, तो सिमिलैरिटीज है, तो आंसर इसी दोनों में से कोई एक होता है। 110 तो हम लोग जानते हैं कि धन विधेयक से है, तो आंसर आपका 110 का जो है C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से आप सोच सकते हैं एग्जाम हॉल में।
आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो कौन से शामिल है बताइए? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, FCA, सोना, SDR, आरक्षित किस्त स्थिति और ये नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर आपको इसमें चुनना है। तो देखिए, सोना तो जानते हैं कि होता है, विशेष आहरण अधिकार SDR भी होता है, ये भी जानते हैं। 2 और 3 तो होना चाहिए, 2 और 3, 2 और 3। और आरक्षित किस्त स्थिति भी होता है, और विदेशी मुद्रा पर FCA तो होता ही होता है। तो ये चारों है। अब देखिए आंसर भी इस तरह का बनाया गया, इससे पहले इस तरह का आंसर नहीं था। देखिए नहीं है ना, जब इस तरह का क्वेश्चन में लगे कि नहीं है और एकाएक आपको इस तरह का आंसर दिखे उपयुक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो साथियों इस तरह का अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कि उपयुक्त सभी, तो कहीं ना कहीं वो आंसर होता है, तभी वो देता है। फिर भी वैसे हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं 112 का। 112 जो देख रहा है, आप 112 क्वेश्चन को देखिए। 112 क्वेश्चन में क्या कर रहा है? उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। नहीं पता, हो सकता है सिंपल लाइन है या कहीं पे कुछ मिस्टेक भी हो। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये भी सिंपल लग रहा है, सही लग रहा है। उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये भी सही है, और इस चारों सही होने के आधार पे आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन में साथियों देखिए भी बहुत ही काफ़ी देखा जाए तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन है। तो इस तरह का जब भी डेप्थ वाले क्वेश्चन रहे तो कहीं ना कहीं आयोग जो है आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रही है। और इसमें जब भी इस तरह का कोई एक्सट्रीम वर्ड नहीं हो या कुछ इस तरह का आपको लगे कि नहीं ऐसा एग्जैक्ट नॉलेज पता हो, तो आप इसके साथ डी के साथ जा सकते हैं, उपयुक्त सभी यानी ऑल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इस यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है, डी में कुछ और है, 1 और 4 दिया है केवल, यानी इसमें से कहीं ना कहीं 2 सही है, 2 या 2 गलत है। देखते हैं। शिशु मृत्यु दर, ये हम लोग सुनते भी हैं ये कि शिशु मृत्यु दर पढ़ते भी हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या करा, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है, जो प्रति वर्ष 10,000 जीवित। देखिए कभी भी हम लोग पढ़ते हैं तो 1,000 वाला पढ़ते हैं, 1,000, तो यहाँ पे 10,000 है, तो ये डाटा मैनिपुलेट किया गया है। तो ये तो कभी नहीं हुआ, जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है 1,000 पे की जाती है, तो ये तो कभी नहीं होगा। और सही आपसे पूछ रहा है, तो 1 वाला तो आंसर पहले काट दीजिए। अब 2 और 3 तो देखिए दोनों में है, 2 और 3 तो होगा। अब 4 पे डायरेक्ट पढ़िए। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो एक तो ये, इसको आप ये मानिए कि या तो ये सही है या गलत है। तो देखिए उत्तर पर यहाँ पे एक डाटा है कि इसके अनुसार जो है उत्तर प्रदेश नहीं है सबसे ज़्यादा, बल्कि MP है, मध्य प्रदेश है। ये ध्यान पे रखिए, यहाँ पे डाटा जो है उत्तर प्रदेश के जब MP होना चाहिए। अगर MP रहता तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे C हो जाएगा, C। जब 50-50 आप कर ले तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल थोड़ा सा नॉलेज अप्लाई करके बिल्कुल सही से बनने इस तरह का क्वेश्चन आपका अगर सही होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं अब 114 नंबर क्वेश्चन। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश की व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। नहीं मालूम, ये तो ऐसे है कि ये किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय को नहीं, हम लोग वो नहीं मानते। मानव पूंजी का मतलब है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए,
और सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति के अंदर कौशल होनी चाहिए, यानी कि स्किल होनी चाहिए, स्किल और नॉलेज होनी चाहिए। अधिक पूंजी से कोई व्यक्ति मानव पूंजी निर्माण नहीं कर सकता। तो एक तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक आंसर को तो पहले हटा दीजिए। ज्ञान में वृद्धि करने को, ये होगा, बिल्कुल होगा। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ये भी होगा। अब 4 देखिए, देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाए ना, जो सबसे अच्छे से लिखा हो, सबसे एलोबरेट हो, जिसमें एक ऑप्शन में सभी कुछ समाहित हो पहले से, तो वो आंसर होने की संभावना, यानी अगर 4 जिसमें होगा वही आंसर आपका होगा। यानी कि 4 ई तो पहले कट गया 4। और देखिए यहाँ पे कौशल भी आ गया, ज्ञान भी आ गया। जब ज्ञान और कौशल इसमें आ ही गया तो आपका आंसर जब सिंगल है तो आप उसी के साथ जाइए। अब ऐसे अगर कहेंगे कि मैम 3 और 4 भी तो जा सकते हैं, जब 3 4 आप जा सकते हैं तो फिर 2 के साथ क्यों नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए जब इस तरह का सिंगल आंसर दिया हो तो आप उसके साथ जाइए। ये क्वेश्चन यही इसी को एप्टीट्यूड कहा जाता है साथियों, कि इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सोचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसमें से आपको सही की मांग कर रहा है और इस तरह का आंसर आपसे बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। नहीं मालूम, आगे देखते हैं। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। नहीं मालूम। शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। नहीं साथियों, यहाँ पे देखिए जब ये जबकि लगा करके सेंटेंस बनाया गया हो तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लूप लाइन रहता है जिसमें आपको कहते हैं मैनिपुलेट किया गया है। तो ये जो है शोधन अक्षमता जो है एक निष्कर्ष है और ये जो है दिवाला जो है एक अवस्था है। इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये मैनिपुलेट है, मैनिपुलेट है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। ये तो बिल्कुल सही लाइन लग रहा है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो 3 गलत है, इसको काटिए, और 4 सही है, 4 एक ही में है। तो देखिए आपका आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि जब इस तरह का आप अप्रोच करते हैं ना तो क्वेश्चन आपके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हालांकि ये बहुत ही डेप्थ क्वेश्चन था। 160 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। तो ये किस वर्ष अपनाया गया, ये 1956 में अपनाया गया। और ये बिल्कुल आप याद कर लीजिए 1956 में अपनाया गया, क्योंकि औद्योगिक जो करण हुआ था वो क्या कहते हैं ब्रिटेन के बाद ही यहाँ अपनाया गया था। तो ये 1956 होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। (170) उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा साथियों, उम्मीद कीजिए कि वो क्वेश्चन इतना बहुत ईजी होगा, इसलिए इसको पैसेंस के साथ बनाइए। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। बिल्कुल सिंपल लाइन है, डिफिनीशन दे रहा है, सही है। अक्सर जो डिफिनीशन होता है ना वो साथियों सही होता है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ है, वैश्विक कंपनियाँ और घरेलू कंपनियाँ। तो ये नहीं मालूम है। यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे देखो डाटा दे दिया, 6 वर्ष दे दिया, तो यहाँ पे गलत होने की संभावना ज़्यादा है। 4 देखिए, PLI के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल
फॉर्म फैक्टर USFF शामिल होंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जब इस तरह का डिफिनीशन देना तो ये बिल्कुल सही होता है। इसमें 1 और 4 जो है बिल्कुल सही है और आपको गलत पूछ रहा है, 1 और 4 सही है, ये आंसर तो नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं सही होगा क्योंकि 4 भी सही है और 1 भी सही है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 2 और 3 जो है आपका गलत है, 2 और 3 गलत है, ये गलत है और ये गलत है, ये भी गलत है और आपको गलत ही मांग कर रहा है। यहाँ पे भी 2 श्रेणियाँ ऐसे दे दिया था, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 118 स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करना है और ये आपको यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन गलत है, आपको गलत वाले आंसर ही आपको टिकना। इस तरह का क्वेश्चन पढ़िए साथियों, तो ज़रूर से अगर गलत वाले हो तो उसको ज़रूर से नोटिस कर लें। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। जब हम लोग जानते हैं कि स्वामित्व योजना जो है खान मंत्रालय में नहीं है, तो ये बिल्कुल जनरली मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री जो है साथियों, वो गलत होते हैं, मिनिस्ट्री जो है रॉन्ग होते हैं। तो एक को तो आप पहले ही हटा दीजिए। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। हो सकता है कि ये सही हो। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यहाँ पे देख रहा है कि इसका मीनिंग बता रहा है कि ये है। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। देखिए ये कितना अच्छे से एलोबरेट कर रहा है, एकदम लग रहा है कि डिफिनीशन के तौर पे जो चीज़ डिफिनीशन की तरह हो, काफ़ी लंबा चौड़ा हो, वो जनरली सही होता है। तो देखिए 4 सही है और 1 गलत है, 4 सही है और 1 गलत है, तो यानी आंसर जो है आपको 1 वाला ही होना चाहिए। और 1 3 या तो 1 4, 4 तो नहीं है, 4 सही है और 1 3, तो आपका आंसर जो है 1 और 3 आंसर होगा। यानी कि ये और ये आपका गलत है, ये गलत है और ये गलत है। यानी कि इसका मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पे कुछ और होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका मीनिंग मतलब क्या है, ये कमेंट कीजिए आप लोग। और ये डिफिनीशन दे रहा है, जो डिफिनीशन देगा वो जनरली सही होगा। डिफाइन करेगा किसी चीज़ को लंबा सा, वो सही होगा। छोटा सा सेंटेंस जो होता है ना साथियों, वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है और यहाँ पे गलत ही पूछा जा रहा है। 119 किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा या से है, तो बताइए कौन से है। राष्ट्रपति राज्य को राज्य मामलों के संबंध से सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। हो सकता है, दे सकते हैं, राष्ट्रपति का बात है तो बिल्कुल हो सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है, जब भी कोई इस तरह का निगेटिव लगा हो, नहीं या नॉट लगा हो, तो आपका कान खराब हो जाना चाहिए, वो जनरली सेंटेंस सही नहीं होते हैं। एक सही है और आगे देखते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते, बिल्कुल दे सकते, ये सही है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो सही पूछ रहा है तो इसमें राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे राष्ट्रपति को सर्वोच्च बनाया गया तो बिल्कुल सही है। तो 3 और 4 तो सही है साथियों, तो एक ही में है, और 2 में यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो ये गलत हो गया। निगेशन है, यहाँ पे निगेशन है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। यानी कि आपका आंसर जो है वो 1 3 4 होगा। ए 120 निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, तो कौन से कारक कर सकते हैं। देखिए सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, ठीक है,
औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। तो ये जो है यहाँ पे आपको सही पूछ रहा है, तो ये सभी है, ये सभी के कारण हो सकता है। ये बिल्कुल कोर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और अभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन भी आया हुआ ठीक ठाक पूछ रही है। तो 120 का जो है वो डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता या करते हैं। तो इसको देखिए, पढ़िए और यहाँ पे आपको इस कूट में से सही उत्तर चुनना है, जो सही होगा वो आपको लगाना है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई है। तो हम लोग जानते हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से इसमें कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। यहाँ पे कमी के जगह पे वृद्धि होगा, यहाँ पे वृद्धि होगा, ये निगेटिव है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, नहीं मालूम। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह से सुधार होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। ये इतना एक्सट्रीम लाइन है साथियों कि क्या हम कहें, ये बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न है। ये जो सेंटेंस है स्टेटमेंट है बिल्कुल यूपीएससी का पैटर्न है। तो इस तरह का जो भी स्टेटमेंट मिले उसको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए इसको काट दीजिए। 3 किस किस में है आपका, ये कट गया, ये कट गया। सही उत्तर की मांग रहा 4 होगा, आप 2 पे विचार कीजिए। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई है, नहीं वृद्धि नहीं साथियों, इसमें कमी हुई है, कमी हुई है। तो इस तरह से देखें साथियों कि इसमें केवल और केवल 4 सही है, बाकी सभी जो है गलत है। तो आपका आंसर जो है इसमें से हो जाएगा 121 का वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह जब 50-50 आ जाए साथियों तो बिल्कुल आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए और अच्छे से गट्स के साथ लेना चाहिए। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, तो ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन था और इसे आयोग ने डिलीट कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 123 केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, बिल्कुल होता है। व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है, व्यय कृषि पर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि गैर योजना व्यय जो होता है वो ब्याज भुगतान पे सबसे अधिक होता है। तो आंसर जो होगा 123 का ये हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही कॉमन जो आप सुनते आ रहे हैं न्यूज़ में वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 124 वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इसमें से सही नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। इसने वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, बिल्कुल किया। इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा दिया, बिल्कुल बढ़ा दिया है, तभी तो हम लोग FDI जो है हमारे यहाँ का ठीक ठाक है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। तो देखिए साथियों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग आयात ज़्यादा करते हैं, आयात अधिक करते हैं निर्यात की तुलना में, निर्यात की तुलना में, यानी कि आयात ज़्यादा है, ऐसे इसको आप बना सकते हैं। आयात अधिक है निर्यात की तुलना में। और सबसे ज़्यादा हम लोग आयात कहाँ से करते हैं, तो चाइना से करते हैं, यानी कि चाइना गुड्स जो है हमारे यहाँ ज़्यादा है। और निर्यात सबसे ज़्यादा किससे करते हैं, तो वो USA को करते हैं, यानी कि अमेरिका को करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये आयात जो है वो ज़्यादा है निर्यात की तुलना में, सॉरी निर्यात ज़्यादा है आयात की तुलना में। तो ये लाइन जो है गलत है साथियों, ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। आप इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा काम माइंड होकर के बनाएं, सही हो जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125 संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार कीजिए। आप बताइए कि इसमें से जो है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है। सही आपको कह रहा है खोजने के लिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो नहीं मालूम है, आगे पढ़िए। वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया है।
पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। नहीं, राजस्व संग्रह कम नहीं बल्कि अधिक हो गया है, अधिक वृद्धि हुआ है। 3 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 3 को काटिए और 1 होगा। अब ये सोचिए कि 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें से 50-50 आ गया। जो आपको सही लगे वो बना लीजिए। 3 में से यहाँ पे एक ऑप्शन 1 सही है, बाकी वो दोनों जो है ये भी जो है गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 126 का। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कौन से कारण आपको पूछ रहा है। जनरली कारण जब भी कुछ रहे तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो भी आएगा उसमें वो शामिल रहेगा। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये बिल्कुल था। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या एवं विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल थी, जो विफलता का कारण माना जाता है। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। सभी वर्गों का अगर समर्थन नहीं था तभी तो एकीकृत नहीं हुआ, कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, ये भी सही था। यानी कि इन सभी के आधार पर आपका आंसर ये होना चाहिए 126 का सी। और सही उत्तर आपको कह रखा है। ये सब क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचिए एग्जाम हॉल में, अगर सही ऑल रहे तो उसके साथ चले जाइए। 127 बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये बीपीएससी का PYQ है। तो ये था बत्तख मियाँ, 127 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये जानते हैं कि सहजानंद सरस्वती। और जब भी किसान की बात आए और बर्खास्त शब्द का यूज रहे तो वहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती को आप बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 129 भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आप इसमें आपको घटना दे दिया है। ऊपर दी गई घटनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम है? मतलब आपको छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है, यानी कि जो पहले हुआ उसको पहले रखना है, जो बाद में हुआ उसको बाद में रखना है। तो इसमें से देखिए मार्ले मिंटो कब था? 1909 का था। खेरा सत्याग्रह 1918 का है। सूरत विभाजन 1907 में है और होम रूल 1916। सभी बहुत इजी थे। तो देखिए कौन सा होगा, यानी कि पहले जो होगा वो 2 होगा फिर 4 होगा। 2 और 4 देखिए यहाँ पे इस तरह से। 129 का बी। 130 लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? तो स्ट्रेची कमीशन से थे, शस्त्र अधिनियम से थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से तो बिल्कुल भी थे ही, और इल्वर्ट बिल जो थे वो इससे नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि इससे जो है ये 1883 में आया था और इससे रिपन जुड़े हुए थे। रिपन ये ध्यान पे रखेंगे। इससे 130 जो है ये इल्वर्ट बिल से रिपन जुड़े हुए थे। काफ़ी ये घटना चक्र का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो जानते हैं कि बक्सर की लड़ाई जो है 1764 को हुआ है, 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में हुआ था, यानी कि जस्ट इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये ध्यान पे रखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 132 डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो 1632 में। ये ध्यान पे रखेंगे, 1632 में। 133 निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो ये अहमदाबाद हड़ताल जो था मिल मजदूर का, उसमें भूख हड़ताल किया गए थे, भूख का प्रयोग किए थे। और ये बहुत ही ये 1918 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बीपीएससी इससे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इस तरह का क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे एग्जाम हॉल में। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था?
तो कौन लिया था सक्रिय रूप से भाग, कौन नहीं था? बिहार केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो ये हम लोग श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। 134 का बी। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये बीपीएससी का PYQ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने किस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? जो इसका समाधान के लिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि इसका रिजल्ट क्या निकला, तो रिजल्ट में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कुछ पॉजिटिव काम होता है। तो महात्मा गांधी को चंपारण का राज्यपाल नियुक्त किया? बिल्कुल नहीं। क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया गया और मार्शल लॉ लगाया गया? ये बिल्कुल, ये इसका रिजल्ट तो नहीं था, ये एक घटना था। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की? चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया? नहीं, ऐसा नहीं है। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। ये हम लोग मेंस में पढ़ते भी हैं, अगर आप पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपको ये पता होगा। तो इस तरह का ये एक रिजल्ट के फॉर्म में था। ये लगता भी आंसर कि एक रिजल्ट है। चलिए 136 क्वेश्चन देखिए। 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा। तो देखिए एक तो भारत सेवक समाज है, इस 3 है, 3 में आपको मैच करना है और इसमें सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो देखिए इसमें तत्वबोधिनी सभा से कौन जुड़े हुए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बी का वन देखिए एक ही जगह है। और देखिए साथियों, एक तो ये हो गया कि नॉलेज आप अप्लाई किए। दूसरा आप इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो भी चीज़ है इसमें देखिए C का 3 सभी जगह है, तो ये तो C का 3 होगा और A का 1 इस दोनों को आप छांट सकते हैं। ये ट्रिक्स हुआ साथियों, ये ट्रिक्स हुआ, ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए और A का 2 भारत सेवक समाज, तो भारत सेवक समाज का कौन हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। और C का 3 जानते हैं कि आत्मीय सभा से कौन जुड़े थे? राजा राम मोहन राय। C का 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। 137। अम्बाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो किस राज्य की थी ये नहीं पता है और ये इस तरह के क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे ये कर्नाटक की थी। 137 C। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जानते हैं कि J एंड्रयूज जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे, लॉरेंस थे और A.V. अलेक्जेंडर भी थे। तो ये और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, ये भी ध्यान पे रखेंगे। 138 का C ये PYQ है, इस तरह का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 139 नंबर क्वेश्चन। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है इन्हीं का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 140। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसमें था ये 1931 कराची अधिवेशन में, जिसमें पटेल जी जो थे वो अध्यक्ष थे। ये ध्यान पे रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था हिस्ट्री का और ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब चलिए 141 से जो है आपका मैथ रीजनिंग है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप अगर उधर टाइम बचा लेते हैं तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं समय दे देंगे और इसमें इस तरह का क्वेश्चन को आप बहुत इजीली बना लेंगे। और इसमें देखिए 2 स्टार से स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका इसी दोनों में से होगा। अगर आपको एग्जाम में अगर बिल्कुल समय ना रहे, आपको गेस ही करना है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही गेस करेंगे, यानी कि आपका आंसर जो होगा ये C हो जाएगा। चलिए 142 का ये रीजनिंग दिया गया है और इसका आंसर जो है M और S विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, ये आंसर है। देखिए M और S एक ही दिशा में यात्रा करते हैं और MS विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं A और D में से ही आपको आंसर मारना था। वैसे आप इसको सॉल्व करके बनाएं, एग्जाम में ये क्वेश्चन सब बनने वाले हैं। चलिए 143 का आंसर क्या है? B। सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ये आंसर है।
144 में बेजोड़ युग्म तो कौन है, ये मिलिनरी टोपियाँ, यानी कि 144 का ए। 145 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, तो 182 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 146 क्या कह रहा है, तो इस तरह का इसको आप रीजनिंग को सॉल्व करेंगे तो ये 77 आएगा, यानी कि 147 का डी। 147 का जो है इसमें आंसर जो है ये है, डी है। 148 का क्या आंसर है, तो ये जो है ये आंसर है। देखिए यहाँ पे भी आपको बहुत कॉमन दिखता होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। 22 187 ये 4 लाइन मिल रहा है, ये 4 लेटर मिल रहा है। यहाँ पे 21 17 21 18 ये कट जाएगा। इसी दोनों में से आपको कोई चूज करना था, इसका आंसर ए है। इस तरह का क्वेश्चन वैसे आप बनाएंगे तो आपका बन जाएगा। 149 का आंसर क्या है, तो WCGJ, यानी कि 149 का सी। 150 का आंसर जो आ रहा है वो 5.34 किलोमीटर, यानी कि 150 का ए। तो चलिए साथियों, इस तरह का आप मैथ रीजनिंग जो है सॉल्व कर लेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इसमें कंप्लीट जो है ट्रिक्स, टेक्निक और एलिमिनेशन का आप लॉजिक कैसे अप्लाई करके अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो एग्जाम हॉल में यकीन मानिए आप हर चीज़ नॉलेज लेके नहीं जाएंगे, और ले भी जाएंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। हर चीज़ एग्ज़ाम का प्रेशर भी रहता है। तो इस तरह के सीरीज़ को अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसे आप ग्रुप में शेयर करिए। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि अच्छी कंटेंट लोगों तक पहुँचे। और अगर अब हम इसके बाद के जो 68 के जो पेपर है उसे मैं करवाऊंगी, और ऑडिटर का भी पेपर जो अभी हाल में 5 जुलाई को BPSC के द्वारा कंडक्ट की गई है, उस पेपर को भी आप लोग के साथ में सीरीज लाऊंगी। तो तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और क्या कहा जाए, मेंस की भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।